राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको आपके बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी का पेपर सेकंड के सिलेबस को कवर कर रही हूं, जिनमें ऑलरेडी मैंने कई सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे आपकी स्लाइड में तो लिखा है न्यूक्लिक एसिड, तो हम डीएनए कैसे पढ़ सकते हैं? तो बात ये है कि अगर आपको डीएनए पढ़ना है तो उसके लिए आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ना जरूरी है। बिना न्यूक्लिक एसिड पढ़े आप समझ नहीं सकते कि व्हाट इज डीएनए। आपको मैं सिलेबस दिखाती हूँ, आपका सिलेबस, ठीक है, जिसमें आपको मैंने मिसर एंड वॉटसन क्रिक का मॉडल, इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, ग्रिफ्थ एंड एवरी का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, हर्षेचीज का बैक्टीरियोफॉज एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और आपका डीएनए रेप्लिकेशन भी ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं आपका सिलेबस डीएनए स्ट्रक्चर, या जो बीएससी ऑनर्स के बच्चे हैं, जो बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, उन्हें भी ये पढ़ना है। ठीक है। ये तो नॉर्मल बीएससी के बच्चे के लिए है, जो बच्चे बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं। हमारे चैनल से कई सारे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है कि उनको भी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। वहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल भी पढ़ना है, आपको भी वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ा जाएगा। टाइप ऑफ डीएनए पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप सबको पढ़नी है जो भी बीएससी कर रहा है। ओके, तो हम इसमें आज कवर करेंगे कि डीएनए जो है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि डीएनए कैसे, क्योंकि विदाउट न्यूक्लिक एसिड पढ़े उसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि डीएनए कैसे बना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नोट्स मैं पढ़ाती हूँ उनके पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है मैम, आप इसे बताइए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसे रिजॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की और ये क्या होता है? ठीक है, तो आप सबने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा होगा। आपके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आपका सेल में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, जिसको आप जनरली जेनेटिक मटेरियल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो बात की जाए न्यूक्लिक एसिड की पहली डिस्कवरी जिसने की थी वो की थी फ्रेडरिक मीसर में। और किस में की थी? जो डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंड थे, यानी कि जिनकी सर्जरी हुई थी और उन्हें जो पट्टियाँ लगी हुई थी, ठीक है, वो सर्जिकल बैंड जो फेंके हुए थे हॉस्पिटल्स के बाहर, वहाँ से उन्होंने उस कलेक्ट किया और उसमें जो पस था, यानी कि उस पस में जो WBC था, उन्होंने WBC पे वर्क किया और उन्होंने एक सब्सटेंस देखा और उसे नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, ये काम था फ्रेडरिक मीसर का। ठीक है, उन्होंने डिस्कार्डेड जो फेंके हुए सर्जिकल बैंडेड थे उन्हें कलेक्ट किया, वहाँ से उन्होंने पस सेल से जो लिक्विडी मटेरियल होता है उससे WBC कलेक्ट किया, जो कि आपके ब्लड सेल्स का पार्ट है, और वहाँ से देखा कि एक मटेरियल पाया जा रहा है जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन को उन्होंने केमिकली बताया कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जो कि बाद में ये थियोरी क्या हो गई? डिस्कार्ड हो गई। न्यूक्लियोप्रोटीन की थियोरी डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। बाद में लेटर अल्टमान आए 1889 में। ठीक है, इन्होंने पहली बार ऑब्टेन किया प्रोटीन फ्री मटेरियल, यानी कि जिसमें प्रोटीन नहीं था, न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं था, वो उसे एक नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, और इसे जब ये कलेक्टिवली कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और ये आगे जाके क्या बनाता है? डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन करता है। मेनली दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है, और आरएनए, ठीक है, राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये दो आपके पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड।
आप बात कीजिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स टूटते हैं फर्दर न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट में, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स में जो है आपकी दो चीज़ें पाई जाती हैं, पहले बेसिस जिसमें आप प्यूरीन और पिरीमिडीन के बारे में पढ़ेंगे, प्यूरीन में भी आप फर्दर पढ़ेंगे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन के बारे में। आगे मैं एक और चार्ट आपको दिखाऊंगी हैंड रिटन, मेरे इसके आगे के नोट्स मेरे हैंड रिटन हैं, वहाँ भी चीज़ें बेहतर आपको समझ में आएगी। शुगर में आपकी दो चीज़ें आएंगी, राइबोज शुगर जो कि आपके आरएनए में पाया जाएगा, और दूसरा आएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में पाया जाएगा। दोनों में कहाँ डिफरेंस होता है ये बात भी आप जानेंगे, क्यों इसे राइबोज शुगर कहा जाता है और इसे क्यों डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात की जाए तो जो न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट हैं उसमें जो शुगर है वो दो तरीके का पाया जाता है, ठीक है। राइबोज शुगर जो कि 5 कार्बन का होता है राइबोज शुगर। अगर आपने बायोमोलिक्यूल, आपको पहला जो पेपर है आपका वहाँ बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। ग्लूकोज में आप पढ़ेंगे पेंटोज जो ग्लूकोज होता है, उसमें आपके आते हैं राइबोज, ठीक है। राइबोज 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं, यानी कि इनके जो कार्बन के नंबर्स होते हैं वो 5 होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे इनको नाम दिया गया है, ठीक है। और इनकी जो यहाँ पे जो OH और H के बेसिस पे इनका जो है आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पे OH नहीं प्रेजेंट होता है और यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। ये राइबोज होते हैं, डीऑक्सीराइबोज, इसीलिए इन्हें डीएनए कहा जाता है, राइबोज इसलिए इन्हें आरएनए कहा जाता है। अब बात की जाए नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेसिस मेनली दो होते हैं। पहला आपका एडेनिन होता है, दूसरा आपका क्या होता है, गुआनिन होता है, ठीक है। प्यूरिन एंड पिरीमिडीन। प्यूरिन में आपके आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, A एंड G, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। अब डीएनए का जो मटेरियल होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का आपका मार्क है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, डीएनए का। अब बात की जाए दूसरा कंपाउंड आपका पिरीमिडीन पाया जाता है। पिरीमिडीन में 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल। अगर थाइमिन पाया जाएगा तो यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, और यूरेसिल पाया जाएगा तो थाइमिन नहीं पाया जाएगा। जो आपका आरएनए होता है बेसिकली उसमें ये चेंज, आप डिफरेंस की अगर बात की जाए तो ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा, ठीक है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल मिलके क्या बनाते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस। अब आते हैं फॉस्फेट की तरफ। फॉस्फेट में क्या पाया जाता है आपका, ट्राईफॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। ट्राईफॉस्फेट पाया जाता है, यानी कि इसमें टोटल 3 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। एटीपी जब आप पढ़ेंगे तो एटीपी इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस के फंक्शन की बात की जाए तो ये किस में रोल प्ले करते हैं, एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। किसी लाइट अगर आप इस पर पढ़ रही है तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई मटेरियल आ रहा है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए इसको क्या करते हैं, प्लेनैरिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए और आरएनए को, ठीक है, कि किस प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन प्रोवाइड करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए, ये स्टेबिलिटी लिखा हुआ है। बेस स्टैकिंग, ये एक के ऊपर एक इस तरीके से पाए जाते हैं, स्टैक होते हैं एक के ऊपर एक, तो ये इंटरैक्शन, इस इंटरैक्शन से इनको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका हो गया फंक्शन, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके बारे में। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये कैसे होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। साइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, ठीक है। रिलेटिवली वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मेनली 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरीमिडीन। पहले हम पढ़ते हैं प्यूरिन के बारे में। ये 2 होते हैं मेनली, एडेनिन एंड गुआनिन। सबसे पहला हम पढ़ते हैं एडेनिन के बारे में, जिसका कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एडेनिन को A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे 6 अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है आपकी किसका, एडेनिन का, ठीक है। आपको कार्बन, ये नंबरिंग आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां,
दूसरे रिंग में 7वां, 8वां, 9वां। इसके 6th कार्बन पे अमीनो ग्रुप अटैच होता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं 6 एमिनो प्यूरीन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके प्यूरीन रिंग के 6वें कार्बन पे क्या होता है एमिनो ग्रुप अटैच होता है। ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। दूसरा आता है आपका गुआनिन, इसे 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरीन कहते हैं। अब इन दोनों का जनरल स्ट्रक्चर तो सेम है, आप जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है इसके 2nd कार्बन पे, ठीक है 2nd कार्बन पे तो अमीनो ग्रुप पाया जाता है, लेकिन 6th कार्बन पे ये चेंज हो गया। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है ऑक्सी ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन पाया जा रहा है, ऑक्सी ग्रुप पाया जा रहा है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे थे यहाँ पे केवल और केवल 6th पोजीशन पे क्या पाया जा रहा था अमीनो ग्रुप। इस वजह से थोड़ा सा इसका नाम चेंज हो गया, जो नाम हो गया 6 ऑक्सी एंड 2 एमिनो प्यूरीन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पायरिमिडीन की, जिसमें आपके थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। थायमिन को हम 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? और पहली बात, दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं आपके पिरिमिडीन ये सिंगल रिंग के होते हैं, जबकि प्यूरीन में क्या है डबल रिंग पाई जा रही है। ठीक है, ये भी आप डिफरेंस समझ के रखिए, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर लाई हूँ ताकि आपको चीज़ें, जब वाटसन और क्रिक का मॉडल आप पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ बार बार नाम आएगा न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेसिस, पिरिमिडीन, प्यूरीन। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या होता है प्यूरीन, पिरिमिडीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो आप कैसे जानेंगे। ठीक है, थायमिन की बात की जाए तो इसके क्या होता है 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है, और 4th पोजीशन पे क्या होता है ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है, और मिथाइल ग्रुप पाया जाता है इसके 5th पोजीशन पे। इसीलिए इसे कहा जाता है 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी, यानी कि 2 पोजीशन पे क्या पाया जा रहा है ऑक्सीजन पाया जा रहा है, और पिरिमिडीन कहा जाता है। 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप और 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप पाया जा रहा है। साइटोसिन की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडीन, क्योंकि इसके 2nd पोजीशन पे क्या पाया जा रहा है, जनरल रिंग का तो वही फॉर्मूला रहेगा, 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप और 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप पाया जा रहा है, इसलिए इसे 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन कहते हैं। यूरेसिल की बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन बोलते हैं, क्योंकि इसके 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप और 4th पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है। तो इसकी फॉर्मूला सिंपल है, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुगर्स की। ठीक है, न्यूक्लिक Na का मतलब न्यूक्लिक एसिड में हैव 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। पहले भी मैंने आपको बताया राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर्स पाए जाते हैं। राइबोज शुगर की बात की जाए तो ये आरएनए में पाया जाता है। 5 कार्बन कंपाउंड मोनोसैकेराइड होता है विथ OH ग्रुप ऑन ईच कार्बन। इसके प्रत्येक कार्बन पे क्या पाया जाएगा OH ग्रुप पाया जाएगा, और ये क्या होता है राइबोज शुगर होता है। दूसरा आपका होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि किस में पाया जाता है डीएनए में पाया जाता है। अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, ये भी 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड है, लेकिन ये एक मतलब जो ऑक्सीजन लैक करता है, इसके एटम 2nd नंबर का जो पोजीशन होता है वहाँ पे क्या होता है O नहीं पाया जाता। एट दिस पोजीशन OH इज रिप्लेस्ड बाय H। यहाँ पे क्या होता है OH की जगह पे H पाया जाता है, इस वजह से इसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं और इसे राइबोज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछे तो आप ये चीज़ प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको डीएनए और आरएनए दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ना ही है तो यहाँ भी आप ये चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये आपका बीटा डी राइबोज। बीटा डी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे एनोमर्स वगैरह पाए जाते हैं। तो अगर ये प्लेन के ऊपर OH पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसे बीटा कहते हैं। यहाँ भी देखिए ये OH इस प्लेन के ऊपर पाया जा रहा है, और अगर यही प्लेन के नीचे पाया जाता तो इसे अल्फा कहते हैं। ठीक है, अल्फा कहते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता देती हूँ, आपके मन में क्यूरोसिटी होती होगी क्यों बीटा कह रहे हैं, क्यों अल्फा कह रहे हैं। तो ये एक कंडीशन होता है कि अगर इस प्लेन के अबव में पाया जा रहा OH तो उसे बीटा कहेंगे, और अगर इस प्लेन के नीचे पाया जाता तो उसे क्या कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लें बीटा डी राइबोज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके 2nd कार्बन पे OH 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 हर जगह पे OH पाया जा रहा है। जबकि बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है 2nd नंबर पे H पाया जा रहा है, ना कि OH। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी बताया गया है कि द राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज डिनोटेड विथ 5 प्राइम
आप देखेंगे कभी भी जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का, तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है और लिखा रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि आपने स्ट्रक्चर देखा प्यूरिन का और शुगर का, दोनों क्या है, दोनों में रिंग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं और दोनों में क्या पाए जा रहे हैं, कार्बन यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब इनके कार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए मान लीजिए आपने जो प्यूरिन और पिरिमिडीन थे उनके कार्बन को नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनके कार्बन को नंबर आप कैसे देते? इसी वजह से एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाने लगा जिसे कि हम प्राइम कहते हैं। शुगर के जो नंबर्स थे 1 2 3 4, तो इनको किससे डिनोट किया जाने लगा, ये देख सकते हैं आप प्राइम नंबर से। इसी वजह से आप जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जब आप शुगर और फॉस्फेट का उसका ये जो बैकबोन पाया जाता है, ठीक है, ये बैकबोन शुगर फॉस्फेट का पाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप 5 प्राइम पढ़ते हैं तो ये क्या करता है, शुगर के जो कार्बन नंबर्स हैं उनको डिनोट करता है, ठीक है, शुगर के कार्बन नंबर्स को। अब आज के बाद से आपको पता चल गया होगा कि प्राइम क्यों लगता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर को, ठीक है, शुगर के कार्बन को और नाइट्रोजनस बेसिस के कार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए, उनकी नंबरिंग को अलग अलग करने के लिए अब 10 तरीके के कपड़े एक जगह, एक ही तरीके के 10 कपड़े रख दीजिए और आपने क्या किया, 10 लोगों को देना है और डिसाइड करना है कि ये इनको ही देना है। तो आप क्या करेंगे, एक टैग लगा देंगे कि येलो वाला ये पर्सन पहनेगा, रेड वाला ये पर्सन पहनेगा, उस कपड़े पे टैग लगा देंगे, येलो टैग, रेड टैग, इस तरीके से टैगिंग कर देंगे कि येलो वाला ये पर्सन पहनेगा, रेड ये पर्सन पहनेगा, ठीक है। वही यहाँ पे क्या की गई है, टैगिंग की गई है प्राइम नंबर से, ठीक। अब फ्यूरानिनोज रिंग पाए जाते हैं आपके राइबोज में, जबकि डीऑक्सीराइबोज में प्लानर पेंटोज रिंग पाए जाते हैं। अब जब इनका फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन्वॉल्व होता है जब कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इन्वॉल्व होता है जब कार्बन ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में होता है। फॉस्फो एनहाइड्राइड जब फॉस्फेट ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मेनली यही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है डीएनए में, जब कार्बन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले फंक्शन ऑफ शुगर का फंक्शन क्या होता है, शुगर मैंने बोल दिया। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये डीएनए को स्टेबल करके रखता है। आपको पता है डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। उसी से जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे में जो कैरेक्टर जाता है, जो हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए है, और वही कैरेक्टर पास करना है, तो उसका स्टेबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कायरलिटी प्रोवाइड करता है। कायरल का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, ठीक है, कायरलिटी प्रोवाइड करता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने, आप सब ने लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कार्बोहाइड्रेट अगर कभी भी पढ़ा आपने या अमीनो एसिड पढ़ा तो वहाँ जरूर पढ़ा होगा, तो उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने में क्या करता है, मदद करता है। बैकबोन होता है डीएनए का, शुगर और फॉस्फेट का मिलके बैकबोन बनता है डीएनए का, और उसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। ये 3 कॉन्स्टिट्यूट होते हैं 3 स्ट्रक्चर के, डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। बैकबोन होते हैं डीएनए का, ये भी मैंने आपको बताया। आगे हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके बाद तब आपका फॉर्मेशन होता है किसका, डीएनए का, ठीक। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड ये बेसिकली शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे फॉस्फेट नहीं पाया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि जो डीएनए होता है वो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना होता है, जिसको कलेक्टिवली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन अगर आपसे न्यूक्लियोसाइड पूछा जा रहा है, न्यूक्लियोसाइड्स, तो वो केवल और केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो इनके बीच में बॉन्ड होता है शुगर और बेस के बीच में, उसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, CON, जो ऊपर मैंने आपको बॉन्ड बताया, ठीक है। NB का मतलब नाइट्रोजनस बेसिस लाई अबव प्लेन ऑफ शुगर, ये शुगर के प्लेन के ऊपर पाए जाते हैं। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके अबव में यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, शुगर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है एक स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में लिखे रहते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज इज बीटा,
क्यों बीटा होता है मैंने आपको बताया, क्योंकि OH क्या होता है, अपर साइड में होता है, प्लेन के अपर साइड में होता है, इसलिए इसे बीटा कहते हैं। ठीक है, बेस रोटेट कर सकता है अराउंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर बना हुआ है तो यहाँ पे अगर बेस लगा हुआ है तो ये बेस क्या होगा, रोटेट कर सकता है। ठीक है, रोटेटरी मोशन इसमें पाया जाएगा। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन 2 डिफरेंट कन्फर्मेशन पॉसिबल होते हैं। एक होता है सिन कन्फर्मेशन, दूसरा होता है एंटी कन्फर्मेशन। ये देख सकते हैं आप, 2 कन्फर्मेशन प्यूरिन्स में पाए जाते हैं, और अब उसके रोटेशन की वजह से, उसके कन्फर्मेशन की वजह से सिन कन्फर्मेशन में क्या होता है प्यूरिन में, ये देख सकते हैं 9 नंबर का कार्बन यहाँ पे आ रहा है, और जब एंटी प्यूरिन पाया जाता है तो वो 9 नंबर का कार्बन पहले पाया जा रहा है। ठीक है, बात की जाए न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोसाइड आपको पता चल गया कि शुगर और नाइट्रोजन जो है आपके नाइट्रोजनस बेसिस पाया जा रहा है, फॉस्फेट नहीं पाया जा रहा है। लेकिन अगर नाम दे दिया न्यूक्लियोटाइड, टाई आ गया, ठीक है, और फॉस्फेट दोनों में टी आ रहा है, तो आप याद रख सकते हैं कि फॉस्फेट कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में। ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट से। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फोरिक एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, ये फॉस्फोरिक एस्टर होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के, विथ फॉस्फोरट एट C5 नंबर पोजीशन। शुगर के C5 पोजीशन पे क्या होता है, फॉस्फेट अगर अटैच हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड, जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। आप सबने ऊपर पढ़ा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, लेकिन जो फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड के बीच में, यानी कि न्यूक्लियोसाइड पहले से था शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पहले से था, उसके साथ आके अटैच हो गया फॉस्फेट। तो जो ये फॉस्फेट जिस बॉन्ड से अटैच हुआ उसे क्या कहा जा रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहा जा रहा है। ठीक है, दे इनको ऑल्सो कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड 5 मोनोफॉस्फेट। ठीक है, 5 नंबर कार्बन पे क्या आके अटैच हो जाता है, शुगर अटैच हो जाता है, तो इन्हें आप नाम दे सकते हैं न्यूक्लियोसाइड 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉस्फेट PO4 माइनस, ठीक है, फॉस्फेट को ये फॉर्मूला होता है, हैव 1 2 3 ग्रुप। अगर पहला ग्रुप है तो उसे मोनो कहा जाएगा, अगर 2 है तो उसे डाई कहा जाएगा, अगर 3 है तो उसे ट्राई कहा जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट रिस्पेक्टिवली। अगर 1 फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है तो डाई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट तो ट्राई फॉस्फेट, इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाएगी। फॉस्फेट बाइंड टू मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। अगर केवल एक फॉस्फेट अटैच है आपके किससे, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से, अगर एक फॉस्फेट अटैच है तो उसे आप क्या कहेंगे, उस बॉन्ड को कहेंगे फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। इनका फंक्शन क्या करता होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल का, स्टोर, ट्रांसमिट और ट्रांसलेट करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फॉर्मेशन करते हैं एनर्जी करेंसी का, जिसे कि आप ATP या GTP कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। कई सारे न्यूक्लियोटाइड यानी कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस मिलकर मल्टीपल टाइम्स में इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये आपका बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके इनको बनाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कंडेंस होते हैं, एक दूसरे मिलते हैं। कंडेंसेशन अकर बिटवीन 5 फॉस्फेट ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, पहला 5 फॉस्फेट जो है एक न्यूक्लियोटाइड का, और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सेकंड का, जिससे H2O रिलीज होता है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये वो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसके ऊपर आपने पढ़ा था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, लेकिन जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और DNA में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही बनता है। Phosphate of polynucleotide are acidic, so at physiological pH they are polyanion। ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, तो जब फिजियोलॉजिकल pH आता है तो ये पॉलीएनाइन हो जाते हैं। दे एग्जिबिट डायरेक्शनलिटी, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है। ये क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिकॉज ऑलवेज 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH इज फ्री। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अब आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ भी मैंने एक रखा है और ये भी स्ट्रक्चर रखा है। ठीक है, यहाँ पहले मैं आपको समझाती हूँ, नहीं तो यहीं समझा देती हूँ। ये देख सकते हैं,
यहाँ पे क्या है, ये आपका शुगर है, ठीक है। शुगर के 5 प्राइम कार्बन से आपका ये 5 प्राइम एंड है। इस 5 प्राइम एंड से दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका अटैच है फॉस्फेट PO4 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे अटैच है नाइट्रोजनस बेस, और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड कई बार मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये पहला हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद ये तीसरा, 3 या 3 से बहुत सारे अधिक क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे सबसे ऊपर में 5 प्राइम एंड हमेशा फ्री रहेगा, और नीचे की तरफ में क्या होगा, 3 प्राइम एंड, ये OH हमेशा फ्री रहेगा। मैं अपने डायग्राम में दिखाती हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये जो 5th नंबर का कार्बन है, ठीक है, इससे क्या है, फॉस्फेट अटैच है, ठीक है, फॉस्फेट अटैच है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो बॉन्ड बन रहा है, इसको आप क्या कहते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड, और इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा था उसे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कह रहे थे, ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक। और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम कह रहे हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कार्बन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ये यहाँ आपको बेहतर समझ में आएगा, फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड, ये देख सकते हैं आप, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन P, ऑक्सीजन कार्बन, इस बॉन्ड को क्या कह रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर यही यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा था, इसको पहली बात फॉस्फो एनहाइड्राइड कह रहे थे, और ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन रहा था, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, और यही इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी DNA का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनना है। लेकिन जो भी बच्चे ये क्लास पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि पहले आप न्यूक्लिक एसिड की क्लास देखें, ठीक है। फिर आपको आगे जाके समझ में आएगा कि चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखा तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बार बार मैं डायरेक्टली नाम लूँगी नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फॉस्फेट और शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वहाँ पे क्या होता है कि फॉस्फेट और आपका नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर, तीनों पाए जाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से आगे चल के DNA का फॉर्मेशन होगा, डबल स्ट्रैंड बनेगा DNA का, एक इधर से और दूसरा इधर से। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि 5 प्राइम क्यों कहते हैं, 3 प्राइम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फॉस्फेट, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया और शुगर का भी स्ट्रक्चर दिखाया। दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों में रिंग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, दोनों हेट्रोसाइक्लिक हैं। अब उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर आपने नाइट्रोजनस बेसिस को 1 2 3 नाम दे दिया तो अब उसी तरीके से 1 2 3 नाम अगर आप शुगर को भी दे देंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, एक प्राइम स्ट्रक्चर टैग की तरह इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। बेनिफिशियल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।